हेलो स्टूडेंट, हम संधि का रिवीजन कर रहे थे। हमने व्यंजन स्टार्ट किया था लेकिन वहीं पे रुक गया था। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ तो चुके हैं हम, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था लेकिन रिवीजन ये चल रहा है। तो स्वर संधि का हमने रिवीजन करा दिया आपको। स्वर संधि यानी स्वर से स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। और इसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में जब क, च, ट, त, प यानी किसी भी स्पर्श व्यंजन जितने हैं, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यानी अघोष व्यंजन, पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो किसी भी वर्ग का क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, सभी वर्गों का पहला वर्ण यदि है, उनका मेल उसी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण से या किसी भी स्वर से होता है तो उसके स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत धन अम्बा यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा आपका। तो कोई भी वर्ग हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर क वर्ग है तो ग हो जाएगा, च वर्ग है तो ज हो जाएगा, ट वर्ग है तो ड हो जाएगा और त वर्ग है तो द हो जाएगा। तो त का द होगा यहाँ पे। जगतधन इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अलग अलग मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प, और उसके बाद पहले नियम से इसको समझिए, कोई भी स्वर, जैसे दिक धन अंबर, जगत धन आधार, सत धन उपदेश, तो इसका क्या हो जाएगा? दिगंबर, जगदाधार, सदुपदेश। इस तरह से पहले वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। फिर दूसरा नियम आप ऐसे समझिए, वर्ग का पहला वर्ण यानी किसी भी वर्ग का क, च, ट, त, प, इन सारे वर्गों का पहला वर्ण और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे स्वर आने पे तीसरा वर्ण हो जाएगा, उसी तरह से यदि उस किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आए तो भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। फिर वही होगा, क का ग, च का ज, ट का ड और त का द। तीसरा नियम आप ये समझिए कि वर्ग का पहला वर्ण यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और उसके बाद य, र, ल, व आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण भी फिर हो जाएगा। यानी दिक्धन विजय, उत्धन योग, यानी य, र, ल, व चारों में से कोई भी वर्ण आए पहले वर्ण के बाद तो भी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसके बाद है आपका म से संबंधित एक नियम है। म प्लस किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। यानी पहला वर्ण यदि म है तो किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। कोई भी स्पर्श व्यंजन क से म तक का आए तो म के स्थान पे म न लिख के अनुस्वार हो जाएगा। जैसे अहम धनकार बराबर अहंकार, ये देखिए क वर्ग का पहला वर्ण आया है, यहाँ पे
ये जो दूसरा तीसरा वर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी वर्ड आए, पहला भी आए दूसरा भी आए, कोई भी सघोष अघोष कोई भी व्यंजन आए म के बाद, तो उसके म के स्थान पर अहंकार हो जाएगा, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम धन तोष बराबर संतोष, अहम धनकार अहंकार, या समधन कल्प संकल्प, समधन चय संचय, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन जय संजय। तो म के स्थान पे हमेशा अनुस्वार होता है। अगला वर्ड क्या है वो नहीं मतलब रखता है। अगला वर्ड कोई भी किसी भी वर्ग का व्यंजन, कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, किसी भी वर्ग का, क च ट त प म में से किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, लेकिन म के साथ है तो म का अनुस्वार हो जाता है। म के बाद यर अलावा सख स हो तो अभी म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन योग, समधनवाद, समधनहार। इसमें अपवाद क्या है, यदि सम के बाद र हो तो म का म ही रहता है। जैसे समधन राट तो इसका सम्राट होगा। ये अपवाद में है, नहीं तो कोई भी वर्ड रहेगा तो उसका राट में सम्राट होता है, नहीं तो कोई भी वर्ड होगा तो उसका अनुस्वार ही होता है। इसके बाद है कुछ नियम, जैसे छ से पूर्व स्वर हो तो छ से पूर्व चय आ जाता है। जैसे परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन। यानी छ से पूर्व स्वर हो, जैसे आपने देखा छ है, छ के पहले परि शब्द है, इसमें र में हलंत नहीं है, यानी स्वर है। तो स्वर के बाद यदि छ आता है तो स्वर का छ से पूर्व ज हो जाता है। अगला नियम है आपका हर्ष स्वर ई उ के बाद यदि र आए तो र हो तो हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी ई उ के बाद यदि र हो तो हर्ष स्वर यानी ई उ का बड़ी ई उ हो जाता है और र का लोप हो जाता है। फिर है अगला नियम आपका न का ड होना। यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। जैसे राम धन अयन तो इसका हो जाता है रामायण। परिधन नाम परिणाम। अगला नियम है हर्ष के बाद छ हो तो उसके पहले च जुड़ जाता है। ये मैंने आपको बता दिया पहले भी एक बार भी। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे वाक धनी स्वागीस, दिग्धनन दिगंत, छ संबंधी नियम स्वधन छेद स्वच्छेद। इसको मैं बता चुकी आपको। छ से पहले कोई स्वर आए तो छ के पहले च हो जाता है। यहाँ पे स्व के बाद अ आ रहा है, पर के बाद अ आ रहा है तो। और म संबंधी नियम आपको पता ही है, म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो उसके अनुसार पे अनुस्वार हो जाता है। अब है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग के पहले, ये पहला नियम है आपका, विसर्ग के पहले अ हो, बाद में कोई घोष व्यंजन या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड। ये हमेशा याद रखिए, सघोष या घोष जिसको कहते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड सघोष या घोष होता है और पहला और दूसरा वर्ड हमेशा अघोष होता है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अ विसर्ग प्लस अ
पहले और विसर्ग को मिलाकर उसके स्थान पर अ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यानी जैसे आप मन है तो मन के बाद अ आया, फिर विसर्ग मनः हो गया, उसके बाद बल है तो इसका मनोबल हो जाएगा। या आप अगर अ का एग्जाम्पल लेंगे, यसह रख लीजिए, यसह, तो स के बाद अ का उच्चारण हो रहा है, फिर विसर्ग है, फिर अभिलाषी है, तो इसका क्या हो जाएगा, यशोभिलाषी। विसर्ग के स्थान पर ओ का हो जाना, ये आपका पहला नियम है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाना। मनः धन हर, मनोहर। दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह धन चित बराबर निश्चित, निह धन छल निश्चल, दुह धन चरित्र दुश्चरित्र। तीसरा नियम है, विसर्ग के बाद यदि ट हो तो विसर्ग का क श हो जाता है। जैसे धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। अगला नियम है, विसर्ग के बाद यदि त हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दुह धन तर बराबर दुस्तर। नहमः धनते बराबर नमस्ते। पांचवा नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या यर लव हो, यर लव ह हो, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर, तो उसके स्थान पर जैसे र हो जाता है उसके स्थान पर। जैसे निह धन बल है तो निर्बल हो जाएगा, निह धन लोभ है तो निर्लोभ हो जाएगा, निह धन विकार है तो निर्विकार हो जाएगा। यानी आ के स्थान पे कोई भी स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसका जो योग होता है यारा लावा ह से हो या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो तो उसके स्थान पर र हो जाएगा। अगला नियम है, विसर्ग से परे सख स हो तो विसर्ग के विकल्प से परे आने वाले वर्ण हो जाते हैं। यानी जैसे निह धन संदेह है तो विसर्ग का स हो जाएगा, संदेह जो वर्ण है जिससे मेल हो रहा है विसर्ग का वही वर्ण हो जाता है। जैसे निःसंदेह। दुःशासन है तो दुःशासन, यानी जो स रहेगा उसी स का हलंत युक्त स एक और जुड़ जाएगा। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले ईकार या ऊकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह धन कपट तो निष्कपट हो जाएगा, दुह धन कार दुष्कर हो जाएगा, दुह धन कर दुष्कर हो जाएगा। यानी विसर्ग के पहले ईकार उकार यानी पुह धन कर तो पुष्कर हो जाएगा। इस तरह से शब्द बनेंगे। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद अ न हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो करके अत एव ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये आपका संधि समाप्त होता है। अब संधि का चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो चुका है। इसको आप एक बार अपने नोट्स और बुक से दोनों से मिला के एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बार बार बताया कि संधि आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस इसमें होते हैं जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।